इस चीज की भी प्राइस है, इस चीज की भी प्राइस है, मेरे लापी की भी क्या आपकी एक प्राइस है। मैं अपने CUET एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर होता हूं, मैं एनालिसिस बिटवीन द टू फैक्टर्स इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब दोस्तों हमने इससे पहले वाला लेक्चर में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था पूरा कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने डिफरेंसेस समझे थे और हमने साथ ही साथ समझा था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या, वी हैव कम टू स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, ये तीनों चीजें हमने समझी थी। और मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप किस तरह से जो है माइक्रो के जो सारे आंसर्स है वो आप कैसे लर्न कर सकते हो, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या, वो चीज हम लोग ने समझा है, थोड़ा सा और जिस बता दूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिकली टोटल के बारे में स्टडी करता है। वो एक बंदे के बारे में स्टडी करेगा कि नहीं, देश में जितने बंदे उसके बारे में स्टडी, कीबोर्ड के एक बटन के बारे में पढ़ेगा नहीं, कीबोर्ड में जितने बटन है उसके बारे में पढ़ेगा। वो एक पर्सन की इनकम के बारे में पढ़ेगा नहीं रे नहीं, वो जितने लोग हैं सबकी इनकम के बारे में पढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो यही चीज लिखा है कि एक इकोनॉमी में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो पूरी इकोनॉमी को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट वी नो एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या खुदगर्ज है? क्या नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स खुदगर्ज नहीं है, माइक्रो खुदगर्ज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बेचारा सेल्फलेस है, उसे तो पूरी दुनिया की टेंशन है रे मेरे भाई। समझ में आ गया? अब यही चीजें डील कैसे करता है, इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन की एम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है उसके बारे में डील नहीं करेगा, वो देश भर में जितने एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में डील करेगा। वो एक पर्सन की इनकम क्या उसके बारे में डील नहीं करेगा, वो जितने भी नेशनल इनकम के साथ डील करेगा। वो नेशनल आउटपुट पड़ेगा, वो टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, टोटल कंजम्पशन पड़ेगा, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये सारी चीजों के बारे में पड़ेगा। मतलब सीधी सादी भाषा में बात करूं तो भैया उसको सिर्फ एक से मतलब नहीं, उसको पूरी दुनिया से मतलब है। सभी से क्या करना चाहता है, वो बातें वार्तालाप क्या करना चाहता है दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब एग्रीगेट्स क्या होगा, स्टडी किसकी करेगा, एग्रीगेट्स यानी टोटल की स्टडी करेगा। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, टोटल होता है। क्लियर हो गया? मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, तो मेरे ख्याल से इतना एग्जांपल देने की जरूरत है। डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन दी आपकी कार चैप्टर को मैंने ली क्योंकि ये इजी है और आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा इजी यहां पे पड़ेगा कि आपको इसको समझने में भी समझ में आ गया, इस वजह से मैंने क्या कार चैप्टर की ली है। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे, जो फंक्शनिंग होती है यानी जो इकोनॉमी किस तरह से काम करता है उसके बारे में। लेकिन जब इकोनॉमी काम कर रही है तो उसमें से सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। वो क्या किसके बारे में पढ़ेगा, वो होल के बारे में पढ़ेगा, यानी टोटल के बारे में पढ़ेगा। किसके बारे में पढ़ेगा, टोटल के बारे में। वो कभी भी एक पर्सन के एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ता, वो हमेशा होल के बारे में पढ़ता। होल मतलब क्या होता है, टोटल लमसम सारी चीजों के बारे में क्या वो पढ़ता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो डेफिनेशन लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी देखा, मैंने जिस तरह से लिखा उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना, मतलब ये ऐसा गोल गोल नहीं बनाना है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शापर, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। आपको इस तरह से क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आपके स्कोप देखेंगे। स्कोप कितने, 4 स्कोप है। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, हमने थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ी थी, हमने थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ी थी और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पढ़ा था। उसमें 3 एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसके बारे में हमने क्या चीजें देखी थी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, याद कर लो थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। फिर क्या थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फिर थियोरी ऑफ मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब हो सकता है मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखा है, ये वाली जो पॉइंट होनी चाहिए सेकंड में आनी चाहिए थी और सेकंड वाली थर्ड और थर्ड वाली फोर्थ पे आनी चाहिए थी। थोड़ा सा इधर उधर हो चुका, माफी, नो भर चुक, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एनालाइज क्या करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन किस चीज को करते हैं, आपके नेशनल इनकम को करते हैं। अब नेशनल इनकम क्या होता है सर, देखो नेशनल इनकम मतलब भैया ये होता है कि पूरे देश में, पूरी हमारी एक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उस इंडियन इकोनॉमी में एक साल का एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा। आपको पता होगा 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को क्या एंड होता है। तो उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश के अंदर कितने सारे गुड्स के क्या होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, सर्विसेज के प्रोडक्शन होते हैं और उससे क्या इनकम जनरेट होती है, उसका जो एक मेजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली यही तो एनालाइज करता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम क्या डिटरमाइन होकर आता है और साथ ही साथ
और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिटरमाइन होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिटरमाइन होता है कि अब एम्प्लॉयमेंट कितनी है या फिर नेशनल इनकम कितनी, ये चीज क्या हमें क्या पता चलती है। समझ में आ गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो टोटल आउटपुट होता है, सॉरी हाँ, जो आउटपुट होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, हमारी जो इनकम होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से आपका जो होता है एम्प्लॉयमेंट में भी क्या असर यहां पे गिरता है। और यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तीनों वेरिएबल्स मैंने लिखे, जैसे आउटपुट हो गया, आपका इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये तीनों चीजें आपकी क्या होगी, आपकी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर एक पे असर पड़ता है तो दूसरे पे असर पड़ता है, दूसरे का इंपैक्ट तीसरे पे भी क्या दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटपुट क्या हो गया, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इनकम होगी क्या, नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो क्या लोग हायर किए जाएंगे क्या, नहीं हायर किए जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या गिरावट हमें क्या देखने मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गया। अब ये चीज अगर मुझे समझनी कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस हमारे देखने मिलते हैं, ये तीनों वेरिएबल्स, उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, उसमें हमें दो आपके जो है फंक्शन समझने पड़ेंगे। कौन से दो फंक्शन है सर, एक आपका है कंजम्पशन फंक्शन, समझ जाना, और एक आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब आप बोलोगे कि सर इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। देखो कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम। मैं बात करूं तो हर एक इंसान की जो इनकम का जो लेवल होता है उसके लाइफ स्पैन में क्या सेम रहता है, नहीं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमें देखने मिलते हैं, सही बात है कि नहीं बात है। कभी उस बंदे के पास पैसे बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी उस बंदे के पास पैसे कम रहते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली यही एनालाइज करता है कि जब एक लेवल ऑफ इनकम ज्यादा रहती है तो कंजम्पशन कितना करता है, वही जब एक लेवल ऑफ इनकम कम हो जाती है तो कंजम्पशन कितना होता है। अगर एक लेवल ऑफ इनकम स्टेबल रहती है तो कंजम्पशन कितना किया जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, सेम चीज है। जब एक बंदे की अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे एक बंदा कितना इन्वेस्टमेंट करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बोलते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया, इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको क्या क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब यहां पर अगर बात करूं तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्यों समझना है, क्योंकि हमें यह समझने के लिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे क्या की जाती है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इस वजह से हमें क्या कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझने की क्या जरूरत है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज के साथ साथ जो थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं जो पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है पार्सल है आपकी किसका, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। दोस्तों इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूं कि थियोरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट क्या हेल्प करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने में हेल्प करती है कि ऐसी कौन सी चीजें जो नेशनल इनकम को डिटरमाइन करती है, प्लस आपके किसके एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करती है। समझ में आया। और साथ ही साथ ये समझने में कोशिश करती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करती है आपके आउटपुट में, इनकम में, प्लस आपके क्या एम्प्लॉयमेंट में। अगर आपको यह समझना है कि एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन कैसे होता है तो आपको दो फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझना जरूरी है। कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल है वो भी क्या आपका पार्ट और पार्सल आपके थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। अब दूसरा मैं जो समझाऊंगा वो थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है। क्या आपका थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के बारे में मैं समझाऊंगा। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह एक्सप्लेन करता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है ये डिटरमाइन कैसे होता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, देखो क्या होता है पता है क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, एक साल में क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में बहुत सारी कमोडिटीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इतनी चीजें आपको पता है। अब ये कमोडिटीज प्रोड्यूस होते हैं तो हर एक चीज की क्या होती है, कीमत होती है, और जब वो कीमत पैसे में डिफाइन की जाती है तो उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। इतनी चीजें पता है। अब इस चीज की भी प्राइस है, इस चीज की भी प्राइस है, इस चीज की भी प्राइस है, मेरे लापी की भी क्या आपकी एक प्राइस है। दोस्तों सही बात है कि नहीं बात है। अब कहीं ना कहीं हमें यही बताया जाता है। देखो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जितनी भी कमोडिटीज प्रोड्यूस की गई है, जितनी भी कमोडिटीज प्रोड्यूस की उनकी एक एग्रीगेट या फिर जो एक एवरेज प्राइस क्या होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। वो आगे मैं आपको डिटेल में क्या समझाने वाला हूं। बस इतना समझो, एग्रीगेट एवरेज जो प्राइस होती है आपके जितने भी कमोडिटीज या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है एक इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक की अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। और कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है ये डिसाइड कैसे किया जाता है। डिसाइड मतलब क्या हो गया, ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें हमें
अप्स एंड डाउन्स यानी फ्लक्चुएशंस क्या देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब कहीं ना कहीं अब जो स्टडी ऑफ जो जेंडर प्राइस लेवल है ये क्या सिग्निफिकेंट है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए कि भैया ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन और या डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, क्यों स्टडी है, सॉरी ये जेंडर जो स्टडी है जेंडर प्राइस लेवल की वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस प्रॉब्लम को समझ सके जो प्रॉब्लम किसकी वजह से अराइज हुई, आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब आप बोलोगे कि भैया इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब सारे मार्केट है उस मार्केट में जितने भी कमोडिटीज है उन सभी के जो प्राइसेस है अब जब बढ़ने लगेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब डिफ्लेशन कब बोलेंगे, जब सारी कमोडिटीज है उनकी जो प्राइसेस है वो क्या होने लगेंगे, सस्ते होने लगेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब देखो यहां पे मैं आगे बात करूं तो मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक वर्ड्स की जो मीनिंग बताओ ताकि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए इस वजह से। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो थियोरी ऑफ, नहीं मैक्रो नहीं, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं टिक कर देता हूं ताकि मुझे इजी पड़े। देखो मैंने ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज ये समझिए। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट करता है आपकी दो थियोरी, एक आपका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स का जो प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन जब रेज होता है तो हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्लियर हो गया, ये क्वांटिटी वाइज होता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, बट साथ ही साथ क्या होता है जब सिटीजन जो रहते हैं उनकी जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होती है तो उसको हम लोग क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा स्कूल बन रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोड्स बन रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कॉलेजेस बन रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हॉस्पिटल बन रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोग अच्छा खा रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ गया, तो ये क्या होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब यही पे अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंट्रीज हमारे पास, हमारे देश, हमारी दुनिया में हमारे अलग अलग कंट्रीज। अब अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग है। कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई है, कुछ कंट्री डेवलपिंग है, कुछ डेवलप है और कुछ क्या आपके अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप, डेवलपिंग, डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड कौन सी होगी, जो डेवलप हो चुकी है, आप उसको और ज्यादा फैसिलिटीज, मतलब जो एक स्टैंडर्ड है डेवलपमेंट का वो हो चुका है। डेवलपिंग का जो अभी भी प्रोसेस हो रही है, और अंडर डेवलपमेंट का मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हो, डेवलपमेंट का कुछ नामो निशान नहीं है वहां पे, उसको हम अंडर डेवलप बोलेंगे। अब यहां पे चीज ये है कि अब यहां पे हमें ये बताती कि ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका देश जो है अंडर डेवलप है, ठीक है, या फिर देश में क्या पॉवर्टी है। पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी, लोग गरीब क्यों है इसके बारे में भी हमें बताता है। समझ में आ गया, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से देश क्या हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ देश में जो गरीबी वो बढ़ रही है। और साथ ही अब यहां पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बताएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। यानी बेसिकली अगर मैं कहूं तो एक स्ट्रैटेजीज हमें देता है, हमें यह बताता है कि भैया आपकी ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके सामने जो इश्यूज सामने चल के आ रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, और आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको क्या एक्सेलरेट कर सकते हो, यानी उसको बढ़ा सकते हो। समझा, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें भी क्या क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या आपका, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज हमने क्या देखा था, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स समझ में आ गया इन द टोटल नेशनल का। अब देखो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था देखो किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो चलती किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कौन करता है, आपके फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर्स कौन से, आपका लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर, आपका कैपिटल है, और आपका एंटरप्रेन्योर है। समझ जाना, ठीक है। अब यहां पे हमें यह पता है लैंड को हम क्या देते हैं, एज ए रिवॉर्ड रेंट देते हैं, लेबर को क्या देते हैं हम लोग, वेजेस देते हैं, ठीक है, कैपिटल को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या, प्रॉफिट देते हैं। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यही तो डील करता है कि नेशनल इनकम में रेंट का कितना शेयर है, वेजेस का कितना शेयर है,
कैपिटल का कितना शेयर, सॉरी इंटरेस्ट का कितना शेयर है और प्रॉफिट का कितना शेयर है। बेसिकली यही सारी चीजों से तो मिलके क्या बनता है, आपका नेशनल इनकम बनता है। तो यहां पे हमें मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यही बतलाता है कि एक नेशनल इनकम में रेंट कितना है, वेजेस का कितना शेयर है, आपके प्रॉफिट का कितना शेयर है, इंटरेस्ट का कितना शेयर है, कितना प्रोपोर्शन किसका है, ये चीज हमें कौन बताता है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का बताता है। तो आई होप आपका जो स्कोप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा आपका जो है वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 11 मिनट मैंने कुछ इसके स्कोप पे लिए, आपको 4 पॉइंट क्या समझाने के लिए, ठीक है। अब आगे मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे अगर मैं यहां पे बात करूं, आहा ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझोगी। यहाँ पे देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक करके सारी जो चीजें वो मैं समझा के दूं। और यहाँ पे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, देखो अब फीचर्स की अगर बात करूं तो फीचर्स देखो, सबसे पहला क्या, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ऑलरेडी मैंने समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक नेवर डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, इट ऑलवेज डील्स विद द एग्रीगेट्स। ये हमेशा टोटल के बारे में पढ़ेगा, ये टोटल इनकम के बारे में पढ़ेगा, टोटल आउटपुट के बारे में पढ़ेगा, टोटल कंजप्शन के बारे में पढ़ेगा, ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेगा, ये पॉवर्टी के बारे में पढ़ेगा। कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पढ़ेगा क्या, नहीं, ये जेंडर प्राइस लेवल के बारे में पढ़ेगा, बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेगा, और कभी भी किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं करेगा। अब इनकम थियरी क्या है, अब मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और साथ ही साथ उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो मेजरमेंट होते हैं। मेजरमेंट क्या होता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के, यानी उसको जोड़ने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम लोग क्या उसको पढ़ता है, और उसके सोशल अकाउंटिंग का। और साथ ही साथ अब यहां पे हमें यह भी बताता है, देखो यहां पे मैंने बताया आपको सबसे पहली चीज क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमारे डोमेस्टिक बाउंड मतलब देश के अंदर ही कितने गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल भर में क्या प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, उसका जो एक मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। सही बात है। अब यहां पे ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से नेशनल इनकम डिसाइड हुआ है, साथ ही साथ हमें यह भी बताएगा ऐसे कौन से तरीके जिसके वजह से क्या हुआ है, आपका जो नेशनल इनकम मेजर हुआ है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, इसके बारे में हमें क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है आपके एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस बताता है क्या, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से क्या होता है, नेशनल इनकम क्या कम ज्यादा होता है, आपके बिजनेस साइकिल्स क्या ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। अब बिजनेस साइकिल दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन मैंने ऑलरेडी बताया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस जो होते कमोडिटी के कम होते हैं, उसको हम लोग क्या डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है क्या, जेंडर प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब जेंडर प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता क्या है, मैंने आपको बताया कि हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंसेस बिटवीन द टू फैक्टर्स इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। जब दो फैक्टर्स के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या बोले, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज टू डू व्हाट, इट यूज टू स्टडी द पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब दो फैक्टर है, दो फैक्टर का पार्शियल मतलब क्या, आधा होता है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, पार्शियल मतलब आधा, तो मतलब उसमें एक फैक्टर के बारे में पढ़ता, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम मतलब सब जितने फैक्टर्स होंगे सबके बारे में पड़ेगा। वो पढ़ेगा कि भैया अगर आउटपुट पे असर हो रहा है तो उसकी वजह से इनकम पे क्या असर पड़ रहा है, इनकम पे असर पड़ रहा है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके चलेगा। अगर डिमांड है तो डिमांड के सिर्फ वो डिमांड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह से प्राइस को या फिर इनकम को लेकर नहीं चले, सबको देखेगा कि भाई प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, इनकम की वजह से क्या असर पड़ रहा है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की वजह से क्या असर पड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस की वजह से क्या असर पड़ रहा है। मतलब ये सारी चीजों को पड़ेगा, जितने भी फैक्टर्स उन सभी फैक्टर्स को क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा। दोस्तों समझ में आ गया, पूरी इकोनॉमी में, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरी इकोनॉमी में, समझा। फिर आता है आपका इंटरडिपेंडेंस। ये क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, देखो इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है कि बहुत सारे जो एनालिसिस होते हैं, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंटरडिपेंडेंस में मैंने आपको बताया, देखो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो क्या होगा, आपका आउटपुट कम होगा। सही बात है, आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम पे असर पड़ेगा। जब इनकम नहीं होगा
तो एम्प्लॉयमेंट होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से अगर एक चीज पे इफेक्ट पड़ा तो दूसरी चीज पे भी उसका इंपैक्ट दिख रहा है, अगर दूसरे पे रहा तो तीसरे पे भी दिख रहा है, तीसरे पे दिख रहा है तो चौथे पे दिख रहा है। तो यही चीज है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पे क्या हमें क्या असर देखने को क्या यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या, जितने भी वेरिएबल्स है वो क्या एक दूसरे से क्या आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो होंगी कि इन्वेस्टमेंट पे अगर फर्क पड़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम चेंज होगी, जब लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा, जब आउटपुट चेंज होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्या सीधा सीधा क्या असर हमें क्या यहाँ पे देखने मिल जाता है। जैसे होता है ना कि अगर घर में एक की मौत होती है, अगर एक इंसान बीमार हो जाता है तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं, मेंटली फिजिकली क्या होते हैं, हरास होते ही होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लड़ाई हुआ, सामने वाले बंदे को मैंने बहुत धोया, इसका खून वीन सब निकलने लगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अब चोट तो इसको लगी है, लेकिन इसके वजह से असर किसको पड़ेगा, मेरे को भी पड़ेगा, मेरे को जेल जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों को भी पड़ेगा, उनको टेंशन है, वो भी अपने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे। सही बात है। सेम चीज ये इससे कनेक्टेड कौन है, इसकी मम्मी पापा, इनको भी असर पड़े, इसकी बहन है, इसको भी असर पड़े। अब ये लोग डरेंगे थोड़े से, मेरे से डरेंगे ना, मैंने मारा है इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हर कोई क्या होगा, हर कोई क्या इफेक्ट होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं कि हम लोग इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है आपका फिफ्थ, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड होता क्या है? लंपिंग देखो, स्लाइसिंग मेथड में हम क्या करते थे, पूरी इकोनॉमी को तो छोटे छोटे पीस में क्या तोड़ता था और तोड़ के क्या हम एक एक करके क्या पढ़ता था। बट लंपिंग मेथड में ऐसा क्या नहीं, लंपिंग मेथड मतलब टोटल के बारे में पड़ेगा, वो छोटे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ेगा। अगर जैसे एक मिठाई है तो मिठाई को छोटे छोटे टुकड़े में काट के वो नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, पूरे मिठाई को एक साथ खाना पसंद करेगा। वही सेम चीज है, अगर एक जंगल है, जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया कि स्लाइसिंग मेथड क्या हो गया, आपका एक ट्री हो गया कि जहां पे जंगल की एक ट्री के बारे में आप पढ़ते हो, और आपका लंपिंग मेथड क्या हो गया, जब हम क्या पूरे जंगल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग लंपिंग मेथड बोलते हैं। वही चीज है, जब मैं इकोनॉमी के छोटे छोटे पीसेस करके एक एक करता हूं तो उसको मैं स्लाइसिंग मेथड बोलूंगा। वहीं जब मैं क्या करता हूं पूरे जंगल के बारे में पढ़ता हूं तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं लंपिंग मेथड क्या बोलूंगा। दोस्तों इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आता है हमारा क्या, ग्रोथ मॉडल्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, ऑलरेडी बताया, बहुत सारे फैक्टर्स को क्या स्टडी करता है जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको मिटा देता हूं पहले, किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों देखो, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में पड़ेगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। सही बात है। अब कहीं ना कहीं ये भी चीज समझेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से क्या होता है, ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से क्या होता है, आपके क्या होते हैं फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। समझ में आया? अब कहीं ना कहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपके ग्रोथ मॉडल्स प्रिपेयर करने में क्या हमें बहुत ज्यादा क्या हेल्प करते हैं, क्या होते हैं, ग्रोथ मॉडल्स प्रिपेयर करने में भी हेल्प होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आएगा, हमारे लिए ये इजी हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या स्टडी कर पाना, क्या हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा क्या आसान हो पाता है। जैसे आपके दिख में देखा महलन बोइस आपके लिए ग्रोथ मॉडल क्या डेवलप किया गया था कि किसके बेस पे, हैवी इंडस्ट्रीज के बेस पे। समझा? तो यहाँ पे ग्रोथ मॉडल क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके दो स्टडी को कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जहां पे ये क्या करेगा, जहां पे आपके अलग अलग क्या ग्रोथ मॉडल्स पे कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या इजीली क्या स्टडी कर पाए। ठीक है। फिर आता है आपका जेंडर प्राइस लेवल। जेंडर प्राइस लेवल ऑलरेडी मैंने बताया, ये क्या होता है, एक डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है डिटर्मिनेशन, क्या होता है, आपके जितने भी कमोडिटीज, जितने भी गुड्स एंड 2 मिनट, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल भर में क्या किए गए, एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए, क्या हो गया, एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए, उसकी एक एवरेज प्राइस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर प्राइस लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंडर प्राइस लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल एक है 10 करोड़ के क्या गुड्स प्रोड्यूस किए गए, 10 गुड्स क्या प्रोड्यूस किए गए। ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालू तो 10/10 होगा। सही बात है। अब उसके बाद उसका मैं एक निकालू तो क्या होगा, ये आपका 1 होगा। तो यही चीज क्या होता है, आपकी जेंडर प्राइस लेवल होता है। मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी कमोडिटीज क्या या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए पूरे 1 साल में, उसकी जो ऑन एन एवरेज एक जो प्राइस होती है, ऑन एन एवरेज जो प्राइस निकाली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर प्राइस लेवल क्या बोलते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया। अब आता है आपका ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। हाँ भाई, ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। केन्स भाई साहब ने बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, एक पॉलिसी ओरिएंटेड क्या साइंस है। ये हमें सजेस्ट करता है सुटेबल जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल करना है, डिप्रेशन किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके बारे में हमें क्या पूरा जो इन्फॉर्मेशन है क्या प्रोवाइड करता है। दोस्तों ठीक है, एक जो स्ट्रैटेजी हमें क्या प्रोवाइड करता है। इतनी चीज से क्लियर है मेरे भाई।
अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली, 2 मिनट आ गए, पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है कि एक इकोनॉमी जो है वो किस तरह से फंक्शन करनी चाहिए, क्या बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, साथ ही साथ जो एग्रीगेटिव वेरिएबल्स है लार्ज में और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हमें समझने में क्या हेल्प करता है। समझ में आ गया कि आपका फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी होता है। फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, अब हमें यह समझाने की कोशिश करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक्चुअल में जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम ज्यादा होता है, नेशनल इनकम में गिरावट होती है या फिर बढ़ावट होती है, या फिर आउटपुट कम ज्यादा होता है, तो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कम ज्यादा होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये चीजें क्या होती है ऊपर नीचे होती है, उसके बारे में बताएगा। और साथ ही साथ एक तरीका बताता है कि ये जो मुश्किल है, ये जो सीवियरिटी है, क्या है, सीवियरिटी है आपके कम ज्यादा होने की, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में हमें क्या ये बताने की कोशिश करता है दोस्तों। अब यहां पे अगर बात करो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑलरेडी हमें बताया। नेशनल इनकम देखो क्या होता है, बेसिकली एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करता है, एक आपका नेशनल इनकम को स्टडी करता है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है हमारे देश भर में कितने कमोडिटीज प्रोड्यूस किया गया और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी विदाउट द डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग। सही बात है, उसके बारे में बताता है। अब कहीं ना कहीं जब नेशनल इनकम निकलता है तो हमें यह पता चलता है हमारे देश की क्या परफॉर्मेंस कैसी है। सही बात है, हमारे देश की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो मतलब देश की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, अगर नेशनल इनकम कम है तो हमें पता चलता है कि देश की इनकम क्या कम हो रही है। अब उसी के बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, हम एक करेक्ट पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह पता चलता है कि कौन से सेक्टर में क्या कमी पड़ रही है, कौन से सेक्टर में क्या ज्यादा हो रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम पॉलिसीज को क्या फॉर्मुलेट करते हैं। अगर आपको यह पता ही नहीं रहेगा कि भैया कौन से सेक्टर में कमी है, कौन से सेक्टर में बढ़ती है, कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप अच्छी करेक्ट पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाओगे। और एक देश के परफॉर्मेंस को अगर जानना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपको उसके नेशनल इनकम का क्या अंदाजा अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, वरना आपके लिए कर पाना मुश्किल है। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो एडवांस स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जो प्रॉब्लम्स है, कैसी प्रॉब्लम्स आपके अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो उनके प्रॉब्लम, जैसे पॉवर्टी हो गया। आप देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी, ये गरीबी है क्यों, ये हमें समझाने की कोशिश कर। डिफरेंसेस किसके बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में, ये जो अमीर है इतना अमीर क्यों होता है और जो गरीब है उतना गरीब क्यों होते जा रहा है, जो इनकम है रिच की वो इतनी ज्यादा क्यों है और जो गरीब है उसकी इनकम इतनी कम क्यों है, जो अमीर है उसकी वेल्थ इतनी ज्यादा क्यों है और जो गरीब है उसकी वेल्थ इतनी कम क्यों, इसके बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंसेस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कि अमीर इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जी रहा है और गरीब इतना गंदा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जी रहा है, इसके बारे में हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हमें यह बताएगा कि हम किस तरह से एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सके ताकि हम क्या एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगा। तो इसके बाद हमें क्या बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर किसी भी कंट्री या फिर किसी भी इकोनॉमी की अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है देन यू नीड टू चेक इट्स नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम क्या करता है, एक मेजर करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे क्या करना है, मुझे मेरा परफॉर्मेंस देखना है। अगर आप एक बच्चे हो, जैसे आपकी बात कर लेता हूं, अगर आपको मुझे परफॉर्मेंस देखना है कि मैं अपने CUET एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हूं, तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा। सही बात है। अब मॉक टेस्ट देकर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक करूंगा। मैंने पहला दिया, मेरा मार्क्स कम है, फिर थोड़ा दिया, फिर थोड़ा अच्छा है, फिर थोड़ा दिया, फिर थोड़ा अच्छा है, फिर थोड़ा दिया, फिर और अच्छा है, फिर थोड़ा दिया और अच्छा है। तो यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी दिख रही है, मेरी परफॉर्मेंस आपको बढ़ती हुई दिख रही है। सही बात है। और वही अगर मेरे मार्क्स क्या होते डिक्लाइन होते रहते तो आपको मेरे मार्क्स मेरे परफॉर्मेंस क्या गिरते हुए दिखते। तो यही चीज यहाँ पे बोले, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री की अगर नेशनल इनकम क्या हो रही, कम हो रही है, तो हम बोलेंगे क्या उसके परफॉर्मेंस क्या हो रही है भैया, दिल्ली गिर रही है। वही अगर उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम बोलेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, अच्छी खासी क्या होती जा रही है, डेवलप क्या होती जा रही है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है, आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को क्या स्टडी करता है। जैसे अगर आपको टोटल आउटपुट को स्टडी करेगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेगा, नेशनल इनकम को स्टडी करेगा, फिर उसके बाद जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करेगा, एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेगा। तो ये सारी चीजों को क्या स्टडी करता है। और फिर उसके बाद लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है क्या एनालाइज करने के जो जनरल लेवल है एम्प्लॉयमेंट का और जो आउटपुट है एक इकोनॉमी में, उसको क्या स्टडी करना है। आउटपुट मतलब क्या हो गया कि कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है पूरे साल भर में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसको क्या स्टडी करने में क्या हमें हेल्प करता है।
ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो तो आपको पता है, रोजगार कितनी हो रही है, बेरोजगारी कितनी है, इस बारे में भी हमें क्या बताने में क्या हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं आपको 3 डिस्टिंग्विश इस चैप्टर के दे दूंगा, तो आपको कर लेना। देखो ज्यादा पॉइंट नहीं लर्न करने, मैं बोलूंगा 4 से 5 पॉइंट लर्न करके। तो सबसे पहले क्या है, स्लाइसिंग मेथड पे लिखना है, एक माइक्रो और मैक्रो पे लिखना है। ज्यादा नहीं, 3 से 4 से 5 करके रखो, बस आपका काम हो गया। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम का इतना चांसेस तो रहता नहीं है, लेकिन कर लोगे। अगर नसीब खराब रहेगा तो भैया आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आपको स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग वर्सेस मेटलिंग, ठीक है, लंपिंग मेथड, माइक्रो और मैक्रो और जनरल। अगर आपने ये 3 डिस्टिंग्विश कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट। फिर आपको इस चैप्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली क्या अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी, अच्छी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।